मित्राणि सादरं नमो नमः। भवतां पुनरपि अस्मिन् यूट्यूब पटले हार्दिकम् अभिनंदनम स्वागतं च। कई मित्रों का फोन आता है कि किस प्रकार से हम भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर प्रदेय संस्कृत मेधावी छात्रवृत्ति अपने छात्रों को प्रदान कर सकते हैं। तो इसके विषय में व्यक्तिगत बताने के बजाय तो मैंने आज सोचा कि एक सार्वजनिक वीडियो बना दिया जाए, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है संस्कृत छात्रवृत्ति के निमित्त बच्चों का। बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं या हम लोग सहायता करने के माध्यम से कर सकते हैं। तो गत वर्ष मैंने पंजीकरण संस्था का कैसे करना है ऑनलाइन, इसके विषय में बताया था, और आज इस वीडियो के माध्यम से कैसे फॉर्म फिल करना है बच्चे का, कैसे भरना है, उसके बारे में मैं बताता हूं। तो जैसे कि सामने आप साइट देख पा रहे हैं, जब हम जाएंगे गूगल में साइट सर्च करेंगे तो www.sanskrit.nic.in पे जाएंगे तो उसके बाद आपको 3 साइट से दिखेंगी, देख रहे होंगे, तीनों भाषाओं में। हिंदी संस्करण है, दूसरा संस्कृत संस्करण है, और तीसरा आप इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश संस्करण के माध्यम से आप देख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप स्कीम्स लिखा है, देखिए, होम यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम्स। तो स्कीम्स में आप क्लिक करेंगे तो स्कीम्स में क्लिक करने के उपरांत यह आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशंस हैं, और नोटिफिकेशंस में जब आप नीचे जाएंगे तो ये नोटिफिकेशंस फॉर इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द ईयर 2024-25। तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक ये दे रखा है, तो इसको हमने क्लिक करना है। ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के उपरांत ये स्कॉलरशिप 2024-25 दिखा रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप फॉर द ईयर 2024-25 अंडर द स्कीम्स फॉर संस्कृत प्रमोशन। तो प्रोसीजर फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो इसके बाद आपको बताया गया है ये जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4, स्टेप 5। तो इसमें ये जो गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन स्कॉलरशिप इंग्लिश में और हिंदी में दे रखा है, आप इसको अध्ययन कर सकते हैं। और किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन करना है आपको, इसके बारे में भी आपको ये इसके माध्यम से जाना है। जो व्यक्ति अपना संस्था का पंजीकरण कराना चाहता है, शैक्षिक संस्था का, तो इसके माध्यम से कर सकता है। इसमें कुछ चीज़ें आवश्यक ही होती हैं, कुछ प्रमाण पत्र विद्यालय के 1-2 और कुछ फोन, मोबाइल नंबर इत्यादि, ईमेल इत्यादि विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय का, तो उसको आप इसको फिल कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद ये जब आप देख रहे होंगे, जब आपका पंजीकरण हो जाती है संस्था, तो एडिट, कुछ गलतियां रहेगी तो एडिट होने का भी इसमें है। फिर उसका स्टेप 5 देख रहे होंगे आप, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप बाय द स्टूडेंट। यद्यपि स्टूडेंट के द्वारा, छात्रों के द्वारा ये अप्लाई करनी होती है, भरी जानी होती है, लेकिन छात्रों को जानकारी के अभाव में हम शिक्षक के रूप में बच्चों के का सहयोग कर देते हैं, सहायता कर देते हैं, बच्चों को भर देते हैं। बच्चों को तो जानकारी भी नहीं हो पाती है कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या क्या चीजें आवश्यक हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, स्टूडेंट लॉग इन फॉर ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो इसमें हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बच्चे के छात्रवृत्ति के लिए। ये हम इसमें क्लिक कर देंगे। अब देखिए सामने आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें 2 हैं, लॉग इन और रजिस्टर। सबसे पहले जिस बच्चे का रजिस्टर नहीं हो रखा है साइट पर, सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। और कक्षा 9वीं से लेकर के PhD तक ये छात्रवृत्ति मिलती है। बस इसमें जो नियम शर्तें होती हैं वो ये होती है कि एक विषय के रूप में संस्कृत होनी चाहिए, और साथ में जैसे सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक टोटल भी होने चाहिए, और संस्कृत में भी 60% होनी चाहिए। उसी प्रकार से OBC में 55 का है और SC ST में 50% का है। तो इस प्रकार से इसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। और इसमें सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं। तो इस बच्चे का, मैं जिस छात्रा का मैं यहाँ पे आपको प्रयोग करके दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो मैं सबसे पहले रजिस्टर करूंगा। तो रजिस्टर के लिए मैंने ये क्लिक किया, और क्लिक में ये 4 चीजें पूछी जानी है। सबसे पहले ये नाम लिखना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो इसमें नाम है, तो मैं अगला फॉर्म जो भर रहा हूँ ज्योति का भर रहा हूँ।
एक ज्योति बालिका है, छात्रा है, उसका मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ। तो अब देखें, ज्योति, ज्योति इसको कैपिटल कर लेते हैं, ज्योति। अब देखिए, अब अगला है ज्योति का मेल। तो यहाँ पे मेल कर लेंगे ज्योति का, ज्योति भट्ट, BHATT। और मुझे मेल पता नहीं है तो मैं बना दे रहा हूँ, फिर वो उसी मेल से उसको अगर स्टार्ट हो जाएगा तो चला सकती है। तो पता नहीं है बच्चे का मेल, तो हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो मैंने ज्योति भट्ट लिखा और इसकी जन्म तिथि 2009 है, तो मैं 2009 कर देता हूँ पीछे से, 2009 @gmail। यदि शिक्षक के रूप में मुझे पता नहीं है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि संभव हो, अगर पासवर्ड संभव हो मेल, तो हमें मेल का प्रयोग करना चाहिए। अब अगला मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूं। यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड बना सकते हैं, तो मैं जो डाल रहा हूं पासवर्ड जो मुझे याद रहे। अब अगला इसका जो नंबर है, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में इसका डाल दे रहा हूं यहाँ पे 94101440। ये मैंने नंबर डाल दिया। अब इसको रजिस्टर कर लेंगे, ये क्लिक कर दिया तो देखिए सेव करना दिखा रहा है। तो मैं इसको सेव कर देता हूं, क्योंकि मेरे डेस्कटॉप पे ये पुनः दिख जाएगा, किसी में भी मुझे जरूरत पड़ेगी अगले वर्षों में भी। तो मैं इसको सेव कर दे रहा हूं। देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन कह रहा है। अब लॉग इन करना है। अब ये यहाँ पे दिख भी रहा है, देखिए शो हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है। तो अब इसको हम क्या करें, यहाँ पे लॉग इन करेंगे। अब लॉग इन में ज्योति का ये जो डिटेल है ये खुल गया है। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड लॉग इन। तो ज्योति भट्ट के नाम से देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। अब हमें इसमें क्लिक करना है, तो इसमें क्लिक करा तो ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स पार्ट 1। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट देखिए, यहाँ पे ज्योति लिखा हुआ भी आ रहा है। और अब देखिए इसमें सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना राज्य। तो हमने उत्तराखंड चयनित कर लिया। दूसरा हमने अपना जिला चयनित कर लिया, नैनीताल। तीसरा देखिए ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पतलोट नैनीताल। ये सौभाग्य का विषय है कि 2017-18 में सबसे पहले नैनीताल जनपद में पतलोट इंटर कॉलेज ही इसमें पंजीकृत हुआ था। तो तब से कई बच्चों को छात्रवृत्ति भी प्राप्त हो चुकी है, हमारे विद्यालय के बहुत सारे बच्चों को। तो ये दिख भी रहा है, सबसे पहले पंजीकृत हुआ है, तो सबसे ऊपर ही दिख रहा है पतलोट। ये पतलोट है। अब ज्योति का यहाँ पे नाम भी आ गया। अब इसके हम पिताजी का नाम जैसे भरेंगे। आप हिंदी में भी भर सकते हैं, संस्कृत में भी भर सकते हैं, सभी में ले रहा है। तो मेरा फोन इंग्लिश में चल रहा है, तो मैं इंग्लिश में ही कर रहा हूँ। तो महेश, तो कैपिटल कर लेते हैं हम, महेश चंद्र भट्ट। अब इसमें अपलोड लेटेस्ट फोटो ऑफ द स्टूडेंट, फोटो साइज नॉट मोर देन, ये जो 50 KB है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप में फोटो रख रखी है, इसकी फोटो और हस्ताक्षर पहले से ही रखा है। तो मैं यहाँ चूज फाइल करूँगा। चूज फाइल करने के बाद मैंने ज्योति की फ़ोटो ले ली, ये फ़ोटो आ गई इसकी। ऑफिस सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, सिग्नेचर साइज नॉट मोर देन, ये भी 50 KB है। तो इसको मैंने साइन भी इसका लेकर के रखा है यहाँ पे। तो मैं साइन भी इसका यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये फोटो और साइन इसका आ गया ज्योति का। और अब अगला इसका माताजी का नाम जो है, मदर्स नेम रमा देवी है, रमा देवी। और फिर इसकी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ इसकी है 8/3/2009। तो मैं इसको भर देता हूँ 8/3/2009। अब इसका जेंडर लिंगम, तो फीमेल। और सेलेक्ट कैटेगरी ये जनरल की है। तो इसका ईमेल यहाँ पे आ गया, नंबर भी आ गया जो पहले रजिस्टर्ड हुआ था। अब इसमें अगला जो एड्रेस है, पत्राचार संकेत देना है। तो मैं इसमें पत्राचार संकेत कर देता हूँ, ग्राम व, अच्छा ये संस्कृत में शुरू हो गया ये, चलो मैं हिंदी में कर देता हूँ, संस्कृत में। पत्रालय
पत्रालय डालकिंजा ब्लॉक ओखलकांडा नैनीताल, और उत्तराखंड भी कर देते हैं, उत्तराखंड। अब अगला जो है पिन कोड है, पिन कोड है इसका 263157। और अगला इसका जो पिताजी का एक्यूपेशन और पेरेंट्स है गार्जियन, तो कृषि एग्रीकल्चर इसका रहा है, तो AGRICULTURAL इंग्लिश में भी लिख देते हैं। अब इसकी जो एनुअल इनकम ऑफ इंटायर फैमिली फ्रॉम ऑल सोर्सेज है, यानी सभी स्रोतों से जो परिवार की आय है, तो मैं इसको 70,000 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। तो मेक्स योर फॉर्म डिटेल्स आर करेक्ट एंड ट्रू बिकॉज आफ्टर पार्ट 1 कंप्लीशन यू कांट एडिट दिस पोस्ट। तो इसको हम मेक श्योर कर देते हैं, तो यानी फिर उसके बाद कोई एडिट नहीं होगा, तो हम इसको पढ़ करके हम इसको सबमिट एंड प्रोसीड टू पार्ट 2 के लिए कर देते हैं। तो इसमें क्लिक कर देते हैं हम। ये पहला पार्ट हमारा स्पष्ट हो गया, भर गया है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स पार्ट 2। तो अब इसमें डिग्रीज दे रखी हैं कि किसके लिए, कौन सी कक्षा के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे फॉर 9th क्लास के लिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 8th क्लास का, ऐसे ही फिर पिछली कक्षा का परसेंटेज होना चाहिए, परसेंटाइल अगली कक्षा में के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। तो ये पीएचडी विद्या भारती तक है, अंतिम में आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज एमए आचार्य सेकंड ईयर का आपका लागू होगा, यानी सेमेस्टर के आधार पर 4th सेमेस्टर, 3rd 4th सेमेस्टर का लागू होगा। तो अब देख पा रहे होंगे आप आगे, नेम ऑफ प्रीवियसली पास्ड क्वालिफाइड एग्जामिनेशन। तो प्रीवियसली रूप में आपने जो कर रखा है वो क्या कर रखा है। जैसे ज्योति ने 10th कर रखा है, तो 10th क्लास लिख लिया हमने, और ये कौन से सत्र में कर रखा है, 2024 में पास कर रखा है। तो फिर क्लिक ऑन परसेंटेज और ग्रेड अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक सेशन। तो परसेंटेज है, ग्रेड है, तो परसेंटेज है। तो इसमें इसका जो परसेंटेज इन संस्कृत पाली प्राकृत का जो है, पाली प्राकृत में भी देता है ये, तो संस्कृत का जो परसेंटेज है इसका वह है 86% और जो ओवरऑल परसेंटेज है इसका, ओवरऑल है इसका 72.8। ठीक है, ये मैंने पहले ही निकाल करके रख रखा है बच्चे का, वीडियो बहुत लंबा बन जाए करके न बने, तो इसलिए। और इसका particulars of present class in current academic year 2024-25 students identity card number used by the school college university। तो ये जो है विश्वविद्यालय के द्वारा जो इश्यू किया जाता है, बनाया जाता है आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, उसमें परिचय पत्र संख्या होती है। यद्यपि हमारा अभी बच्चों का परिचय पत्र नहीं बना है, तो हम इसमें SR या रोल नंबर डाल सकते हैं, ये चल जाता है। तो मैं ज्योति का रोल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, तो ज्योति का रोल नंबर 10 डाल देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद वेदर संस्कृत पाली प्राकृत हैज बीन ऑफर्ड एज अ मेजर माइनर ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रेजेंट ईयर। किस प्रकार से मेजर माइनर ऑप्शनल सब्जेक्ट रूप में कैसे ये चयनित कर रखा है। तो हम इसमें मेजर तो नहीं कह सकते, क्योंकि मेजर में ज़्यादा संस्कृत परंपरागत के बच्चे आते हैं, तो माइनर ऑप्शनल में कर देते हैं, माइनर मान लेते हैं, क्योंकि एक विषय के रूप में संस्कृत इंटर कॉलेजेज में पढ़ाई जाती हैं। तो फिर उसके बाद है ये देख पा रहे होंगे आप, इसको छोड़ दें, ये जो रेड वाला है इस हमें कोई ज़्यादा मतलब नहीं है इससे। इसमें बताया है मतलब मॉडर्न ट्रेडिशनल स्टूडेंट्स कौन से होते हैं और मॉडर्न स्टूडेंट्स कौन से होते हैं। यानी जो परंपरागत संस्कृत महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वो परंपरागत छात्र हो गए, और जो एक विषय के रूप में संस्कृत पढ़ते हैं आधुनिक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में, वो मॉडर्न स्ट्रीम के हो गए। तो स्ट्रीम मॉडर्न और ट्रेडिशनल, क्या आप आधुनिक और परंपरागत किस धारा से हैं, तो हम इसमें चयनित कर देंगे। ज्योति मॉडर्न धारा में है, तो प्रेजेंट क्लास इनकी 11th होगी।
वर्तमान, और प्रेजेंट ईयर जो इनका हो गया 2024-25। तो अब इसमें सब्जेक्ट इन प्रेजेंट क्लास, तो यानी कौन से विषय आपने इसमें ले रखे हैं। तो इसमें देखेंगे यदि पीएचडी वाले हैं तो प्लीज़ टाइप नॉट अप्लीकेबल लिख देना होगा या एनी लिख देना होगा, और अन्य क्लासेज में जिनमें आप पढ़ रहे हैं तो इनमें आप सब्जेक्ट लिखने होंगे। तो सबसे पहले हम संस्कृत की छात्रवृत्ति है तो संस्कृत का ही नाम सबसे पहले लिख देते हैं, संस्कृत। इस बच्ची ने 3 भाषाओं के साथ सोशल स्टडी सब्जेक्ट पढ़ लिया है ये। तो दूसरा इसको हिंदी, फिर इसका इंग्लिश कर देते हैं, ENGLISH। तो इंटरमीडिएट 11वीं 12वीं में ये भी त्रिभाषी छात्रा है, 3 भाषाएं इसने ले रखी हैं। अगला जियोग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स हो गया और पॉलिटिकल साइंस हो गया, पॉलिटिकल साइंस SCIENCE। तो पॉलिटिकल साइंस हो गया, ये 6 सब्जेक्ट्स हो गए इसके। तो उसके बाद ये फॉर रिसर्च पीएचडी स्टूडेंट ओनली, ये पीएचडी जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। तो ये इससे हमारा कोई वर्तमान में मतलब नहीं है इस वीडियो के माध्यम से। तो पीएचडी स्टूडेंट तो समझ ही जाएंगे, खुद भी कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो और इसमें बताया पीएचडी के बारे में। तो ये भी पीएचडी करने वाले बच्चों के विषय में है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद हम इसको नोट पढ़ लेंगे सबमिटिंग करने से पहले। फिर उसके बाद एडिट नहीं हो गए तो यानी हमारी जो जानकारी हैं वो सब ठीक ठाक है। मैं पूरा पढ़ता नहीं हूँ इसको क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसको क्लिक करते हुए आगे बढ़ता हूँ, सबमिट एंड प्रोसीड टू पार्ट 3। तो मुझे लगता है 3rd पार्ट के लिए हम आगे चले गए हैं। तो अब जो 3rd पार्ट है इस छात्रवृत्ति का, तो वो है आपके बैंक अकाउंट से संबंधित। तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्टूडेंट्स पार्ट 3। तो इसमें बैंक डिटेल इत्यादि लिखना है। तो कौन से बैंक में, सबसे पहले बैंक नेम लिखना है इसमें, किस बैंक में बच्चे का खाता है। तो ऑब्वियसली बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ के बच्चों का रहता है अधिक सभी लगभग। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, और इसमें ज्योति का जो नाम है बैंक में भी वह ज्योति के नाम से है, ज्योति। और अकाउंट नंबर इसका बालिका का है, अकाउंट नंबर भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। और फिर उसके बाद IFSC कोड इसमें डालते हैं हम, BRB 0 पतलोट है, और एड्रेस डाल देते हैं पतलोट। और अब हम इसमें इसका जो आधार कार्ड है, तो इसका आधार कार्ड है 97 88 43 94 0564, ये आधार कार्ड है। और इन केस यू वांट टू मेरिट स्कॉलरशिप अवार्ड सर्टिफिकेट नॉट मनी देन प्लीज सिलेक्ट है, यानी आप केवल अवार्ड सर्टिफिकेट चाहते हैं, मनी नहीं चाहते हैं। तो ऐसा तो शायद कोई बच्चा होगा, तो इसमें हम नो कर देंगे इसको, अर्थात नहीं, ऐसा नहीं। तो आई हियर बाय डिक्लेयर, तो इसको डिक्लेयर करना है हमको कि भाई जो मैंने भर रखा है तो ये क्या सही है गलत है। तो मैं इसमें डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं ये जो जानकारी है मेरी दृष्टि में सब सही हैं। I also declare that I am pursuing a course as regular student of study। तो मैं रेगुलर स्टूडेंट के रूप में इस कोर्स को कर रही हूँ। तो यही इसमें है कि मतलब ये जो जानकारियाँ हैं मैंने सब सही भर रखी हैं। तो इसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको फाइनल सबमिट एंड सेव कर देंगे। तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये अंतिम पड़ाव है हमारा। तो ये मैंने क्लिक कर दिया तो ये ज्योति का यहाँ पे छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण हो गया है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे जब सारी उस संस्था के और उस स्टेट्स के जितने भी आवेदक होते हैं उनका सब रिकॉर्ड देखा जाता है। उसके बाद एक पत्र आता है, पत्र के आने के बाद उन बच्चों का डिटेल आता है जितने बच्चे चयनित हो जाते हैं इसमें, अर्थात 60% से ऊपर को सभी चयनित हो जाते हैं लगभग अभी तक। तो उनका फिर हमें सारे प्रमाण पत्रों को वेरीफाई करके प्रधानाचार्य के माध्यम से, संस्था प्रमुख के माध्यम से भेजना होता है, डाक के माध्यम से। फिर उसके बाद खातों में ये छात्रवृत्ति आ जाती है। तो इसमें छात्रवृत्ति आती है, कक्षा 9-10 में 5,000 मिलती है, 11-12 में 6,000 मिलती है, और BA शास्त्री में
8,000 मिलती है, एमए आचार्य में 10,000 मिलती है और पीएचडी में 30,000 रुपये मिलती है, और बीएड में भी आपको 8,000 रुपया मिलती है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो डिग्री उपाधियां होती हैं उनमें अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग प्रकार से छात्रवृत्ति प्रतिमासिक इसमें मिलते, तो यहाँ पे इकट्ठी आपके खातों में आ जाती है। तो बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और थोड़ा बहुत आर्थिक सहयोग के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत हिंदी के भाषा प्रचार प्रसार के लिए के निमित्त हुई है इंदिरा गांधी के समय में। उसमें केवल संस्कृत संस्थान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के रूप में। तो ये फिर 2001 में जाकर के केंद्रीय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानद विश्वविद्यालय की श्रेणी में आ गया था, और 2019 में डॉक्टर रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री, शिक्षा मंत्री थे केंद्र में, उनके शासनकाल में यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में बहुपरिसरीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ये पूरे देश में संस्कृत के साथ ही हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, अर्थात इसका जो मुख्य उद्देश्य संवैधानिक महत्व वह है कि ये अपने बहुत अल्प मूल्य में, कम शुल्क में किताबों का, अच्छी अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन करेगा अध्ययन अध्यापन के साथ ही उनको आम जनता में निःशुल्क रूप से या बहुत कम शुल्क में वितरित कराए, जिससे हमारी जो राजभाषा है हिंदी है उसकी समृद्धि होगी। तो ये इसका वैसे मूल स्वभाव है इस विश्वविद्यालय का। तो वर्तमान में बहुपरिसरीय विश्वविद्यालय होने के नाते इस का बहुत ज़्यादा अच्छा स्तर बढ़ रहा है, और हम भी इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। तो ये संस्कृत मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति देता है, प्रत्येक मॉडर्न कॉलेजेज में भी, विद्यालय स्कूल्स में भी, और परंपरागत विश्वविद्यालय महाविद्यालय विद्यालयों में भी। तो ये बहुत बेहतरीन है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सहायता मिलेगी बच्चों के आवेदन करने में, और जो लोग चाहते हैं कि हमें अपनी संस्था का पंजीकरण कराना है और बच्चों को लाभान्वित करना है, उन विशेष रूप से उन संस्कृत शिक्षकों के लिए और हिंदी शिक्षकों के लिए मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को सुन करके आप अपने बच्चों को भी लाभान्वित कराएं, क्योंकि विशेष रूप से हमारे जो मेधावी निर्धन पृष्ठभूमि के परिवारों के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होता है, क्योंकि 100 रुपया बहुत बड़ा काम करता है उन बच्चों के लिए, और जब इकट्ठा 5,000, 6,000, 8,000 रुपये बच्चों के खाते में आता है तो बड़ी खुशी होती है बच्चों को, ऐसा मैंने अनुभव किया है। तो मैं कामना करूंगा, आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को सुन करके आप अपने बच्चों को भी लाभान्वित करेंगे। आगे कोई भी यदि आपको समस्या हो तो